हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू एडुटैप। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10, जहां पर हम बात करेंगे द रिकंसिलिएशन ऑफ द इंटर ऑफिस और इंटर ब्रांच एंट्रीज विच आर डन बाय द बैक ऑफिस ऑफ एनी बैंक। आज के इस वीडियो के अंदर जो हम चीजें डिस्कस करेंगे यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे चैप्टर नंबर 10 का एएफएम कंपोनेंट में। और क्वेश्चन आने की संभावना भी आपको इस पार्ट से काफी ज्यादा रहती है। और कंसेप्चुअली हम थोड़ा सा ध्यान से इस टॉपिक को अगर समझ लेंगे देन आवर जॉब विल बी वेरी इजी फॉर दीज 2 और 3 क्वेश्चंस विच विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इंटर ऑफिस एंट्रीज की। हर बैंक की खुद की जो ब्रांचेस हैं जो अलग अलग शहरों में फैली हुई हैं उनको हम इंटर ब्रांचेस ट्रांजैक्शंस के थ्रू समझ सकते हैं। एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में होने वाली बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनको रिकॉर्ड किया जाता है आपके इंटर ऑफिस अकाउंट के अंदर। ठीक है, सो ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी यहां पर एक अकाउंट इन्वॉल्व होता है जिसको हम बोलते हैं इंटर ऑफिस अकाउंट या इंटर ब्रांच अकाउंट। लेट अस से देयर इज अ ट्रांजैक्शन हैपनिंग बिटवीन टू ब्रांचेस ऑफ द सेम बैंक। यहां पर आप अपने अकाउंट जो कि बैंक ए में लोकेटेड है वहां से कुछ पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो टू अ डिफरेंट अकाउंट लोकेटेड इन द ब्रांच बी ऑफ द सेम बैंक। तो जब आप ये ट्रांजैक्शन करेंगे तो यहां पर बैंक ए उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करता है, बैंक बी उसे किस तरीके से रिकॉर्ड करता है, ये चीज यहां पर हमें समझने की जरूरत है। सो वेन एवर आई डू एन ट्रांजैक्शन इन फ्रॉम अकाउंट ए टू फ्रॉम अकाउंट बी, तो यहां पर क्या होगा, मेरा जो अकाउंट है, जो कस्टमर का अकाउंट है बैंक ए में, उस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा क्योंकि मेरे अकाउंट से पैसा ट्रांसफर होकर बाहर चला गया है। सो इन माय अकाउंट द मनी विल बी डेबिटेड, राइट। एंड क्रेडिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा इंटर ऑफिस अकाउंट। और साइमल्टेनियसली जो बैंक बी है वो इंटर ऑफिस अकाउंट को डेबिट कर देगा और बैंक बी में जो जिस अकाउंट में मुझे पैसा ट्रांसफर करना था उस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, सो माय अकाउंट इज डेबिटेड एंड इंटर ऑफिस अकाउंट इज क्रेडिटेड, but at the branch B the transaction is happening like the inter office account, वो आपका डेबिट हो जाएगा। और जिस अकाउंट में मुझे पैसा ट्रांसफर करना था, जिसको मैं लेट अस से एक्स अकाउंट कह रहा हूं, उस अकाउंट को दोबारा से वहां पर क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहां पर जो इंटर ऑफिस अकाउंट है वो यहां बैलेंस हो गया, एक जगह से अमाउंट क्रेडिट होता है और एक जगह से अमाउंट डेबिट होता है। सो अगर आप आइडियली देखोगे ये जो इंटर ऑफिस अकाउंट है दिस शुड ऑलवेज बी बैलेंस्ड। उसमें अगर कोई एक बैंक क्रेडिट कर रहा है तो साइमल्टेनियसली दूसरा ब्रांच उसे डेबिट कर रहा होगा या वाइस वर्सा, राइट। सो देयर आर सेवरल ट्रांजैक्शंस और हर ट्रांजैक्शन जो ऐसी इंटर ब्रांच होती है उसमें कोई ना कोई बैंक उस इंटर ऑफिस अकाउंट के अंदर डेबिट की या क्रेडिट की एंट्री डालता है। अब बैक ऑफिस का काम क्या है, टू इंश्योर दैट दीज ऑल एंट्रीज इन दी इंटर ऑफिस अकाउंट दे आर रिकनसाइल्ड, दे आर अकाउंटेड फॉर। यानी कि अगर एक जगह से क्रेडिट हो रहा है तो दूसरी जगह से डेबिट हो रहा होगा, तब जाकर के ये आपका इंटर अकाउंट जो है, इंटर ऑफिस अकाउंट जो है वो हमेशा बैलेंस रहेगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। लेट अस से अ ड्राफ्ट इज इशूड, when a draft is issued the account of the customer is debited। जैसे मैंने यहां पर कहा मेरा अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मैंने बैंक से ड्राफ्ट को इशू करवाया है, मेरे अकाउंट से मैंने 1000 रुपए का कहा कि 1000 रुपए का ड्राफ्ट बना दीजिए, तो उन्होंने मेरे अकाउंट को डेबिट कर दिया 1000 रुपीज से और एक नया अकाउंट खोला इंटर ऑफिस अकाउंट के अंदर, क्रेडिट एंट्री डाल दी 1000 रुपीज की। और साइमल्टेनियसली ये जब ड्राफ्ट मेरे को मिल गया, इस ड्राफ्ट को लेकर मैं ब्रांच बी जाता हूं और ब्रांच बी में ड्राफ्ट प्रेजेंट करता हूं टू फॉर पेमेंट। सो नाउ दैट ब्रांच बी विल मेक अ डेबिट एंट्री इन दी इंटर ऑफिस अकाउंट और वहां मेरे अकाउंट में या फिर कैश में वो एक क्रेडिट एंट्री कर देंगे और कैश जो है मुझे पे कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपकी ओरिजिन होती है इंटर ऑफिस अकाउंट एंट्रीज की, इंटर ब्रांच एंट्रीज की। यहां पर आप ध्यान रखिए जो भी आपका इंटर ऑफिस अकाउंट बनता है इसके अंदर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड देयर माइट बी अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस। अगर आपके इंटर ऑफिस अकाउंट के अंदर डेबिट बैलेंस है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, वो बच रहा है, तो वो आपका बैंक की बैलेंस शीट के एसेट साइड पर चला जाता है। अगर आपके इंटर ऑफिस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस बच रहा है तो वो आपके बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के ऊपर चला जाता है। सिमिलरली आपकी जो भी डेबिट एंट्रीज अनरिकनसाइल्ड या अनमैच्ड रह जाएंगी, यानी कि आपने यहां पर अपने एक अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिया इंटर ऑफिस अकाउंट में, लेकिन इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री यू आर नॉट फाइंडिंग, सो दिस इज एन अनबैलेंस्ड डेबिट एंट्री। ठीक है, तो ये अनबैलेंस्ड या अनमैच्ड या अनरिकनसाइल्ड डेबिट एंट्री जितनी भी रहती है ये सारी अदर एसेट साइड में जाती है। बैलेंस शीट में ही एसेट साइड के ऊपर हम एक हेड बनाते हैं अदर एसेट्स, और उस अदर एसेट के अंदर हम उन सारी एंट्रीज को, उन सारे अमाउंट्स को डाल देते हैं। सिमिलरली जो भी क्रेडिट एंट्रीज अनमैच्ड अनरिकनसाइल्ड रह जाएंगी उसको हम अदर लायबिलिटीज या अदर प्रोविजंस जो बैलेंस शीट के अंदर हेड रहेगा वहां पर डालेंगे। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपसे सिंपल पूछा जाएगा व्हेनेवर देयर इज अ डेबिट बैलेंस और अनरिकनसाइल्ड डेबिट एंट्रीज,
डेबिट बैलेंस कब बचेगा? तब बचेगा ना जब डेबिट साइड पर कुछ अनरिकंसाइल्ड एंट्रीज है जिनकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री नहीं है, तो यानी डेबिट का बैलेंस ज्यादा बन जाएगा। तो जब भी आपके पास डेबिट बैलेंस बचे या अनमैच्ड डेबिट एंट्रीज बचे, ऑल ऑफ दैट अमाउंट इज गोइंग इनटू द अदर एसेट साइड इन द बैलेंस शीट। तो हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं कि हमारे पास देखो ये इंटर ऑफिस अकाउंट के अंदर इतना एसेट पड़ा हुआ है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट नहीं हुआ है। सिमिलरली द क्रेडिट एंट्रीज आर देयर, दे आर गोइंग ऑन द other liabilities and provisions side of the balance sheet. Okay, now we have different cases why these inter office entries are originating. ये इंटर ऑफिस इंटर ब्रांच एंट्रीज ओरिजिन के होते हैं। यहां पर मैंने वो सारे अलग अलग केसेस को मेंशन कर दिया है, इनको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको समझ आएगा कि these are all the transactions which are happening between the two branches of a bank. For example, issue of remittance instruments like drafts on other branches. एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के ऊपर कोई पेएबल ड्राफ्ट इशू होता है तो ऑब्वियसली दोनों जो ब्रांचेस हैं उनके अकाउंट्स वहां से इंपैक्ट होंगे एंड इंटर ऑफिस अकाउंट विल हैव टू बी यूज्ड। सिमिलरली ट्रांजैक्शंस जो एटीएम से होती हैं, पेमेंट गेटवे से होती हैं, वो भी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को इंपैक्ट कर सकती हैं। नॉस्ट्रो अकाउंट्स की जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, दे आर गोइंग टू अगेन इंपैक्ट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द बैंक। सो इस वजह से आपके जो भी ट्रांजैक्शंस दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस को इंपैक्ट करेंगी, वो सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं दे विल रिजल्ट इनटू द इंटर ऑफिस एंट्रीज। यू प्लीज गो थ्रू ऑल दिस लिस्ट ताकि आपको एक बार पता चल जाए कि हाँ ये वो सभी तरीके की ट्रांजैक्शंस हैं जो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाती हैं। इसके बाद इनकी रिकंसिलिएशन जो होने जा रही है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखिए। देयर माइट बी अ टाइम लैग इन द केस ऑफ सम टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस लाइक ड्राफ्ट्स इशूड। क्योंकि हमारे माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि जब भी हमने बोल दिया कि हम एक इंटर ऑफिस अकाउंट खोलते हैं जो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांजैक्शन होती है, वन ब्रांच विल मेक एन अकाउंटिंग एंट्री दैट डेबिट हो गया है एंड क्रेडिट कर दिया उन्होंने इंटर ऑफिस अकाउंट में, या फिर इंटर ऑफिस अकाउंट में डेबिट किया और उन्होंने किसी कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, व्हाटएवर इज द ट्रांजैक्शन। सिमिलर वाइसे वर्सा जो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांजैक्शन है दूसरी ब्रांच को भी करनी चाहिए, बट ऐसा हो सकता है ड्यू टू सर्टेन रीजंस दैट सम एंट्रीज रिमेन अनरिकंसाइल्ड। यहां पर एक जो बैंक है, बैंक ए है, उसने इंटर ऑफिस अकाउंट के अंदर करेक्ट एंट्री पोस्ट कर दी है, लेकिन बैंक बी ने अभी वो करेक्ट एंट्री इंटर ऑफिस अकाउंट के अंदर नहीं डाली है। रीजन क्या हो सकते हैं? रीजन पहला हो सकता है टाइम लैग, that maybe a account has done that entry on 1st January, लेकिन वो जो ड्राफ्ट है या वो जो चेक है या जो भी वो इंस्ट्रूमेंट है वो एक हफ्ते बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद बैंक बी में जाता है। तो यहां पर बीच के उन गैप डेज के लिए देयर विल बी नो एंट्री मेड बाय द बैंक बी। सो आपका जो इंटर ऑफिस अकाउंट है वो कुछ दिनों के लिए अनरिकंसाइल्ड, अनमैच्ड दिखेगा आपको, ठीक है। सिमिलरली देयर माइट बी फ्रॉड्स एंड एरर्स एज वेल। अगर आपकी इंटर ऑफिस एंट्रीज के अंदर अनरिकंसिलेटेड एंट्रीज बच रही हैं, ऐसी अनमैच्ड एंट्रीज बच रही है विच आर पेंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दे आर नॉट गेटिंग रिकंसाइल्ड, दैट मींस देयर इज समथिंग, देयर इज सम एरर, और जानबूझ करके अगर ऐसा किया जा रहा है तो देयर माइट बी अ फ्रॉड गोइंग ऑन। इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस को यूज करके किसी तरीके का फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही है। तो ये कॉमन टाइप्स के एरर्स क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ये एरर्स हमारे अकाउंट बुक्स को मेंटेन करते वक्त भी हो सकते हैं। हमने इनकरेक्ट फील्ड्स के अंदर पर्टिकुलर्स को रिकॉर्ड कर दिया है, हमने ऑफिस अकाउंट जो है इनकरेक्ट यूज कर दिए एक ब्रांच ने और दूसरी ब्रांच ने करेक्ट यूज कर दिए, तो भी आपकी जो एंट्रीज हैं वो अनरिकंसाइल्ड दिखाई देंगी। अमाउंट्स को लिखने में अमाउंट्स को 900 की जगह 9000 कर दिया है, 10 लाख को 20 लाख कर दिया है, इस तरीके के अमाउंट्स के अंदर जब मिसमैच हो जाएंगे देन ऑल्सो देयर विल बी एरर्स। Double recording of the same transaction might happen. One transaction has been recorded multiple times. We can square off the transaction by same amount without checking the transactions. हमने जो transactions हैं उनको square off कर दिया है और same amount से square off कर दिया है without checking the transactions. Next, matching को हम force कर रहे हैं, transactions को जानबूझ के match करने की कोशिश कर रहे हैं, although those transactions they are not belonging to one single transaction. यानी कि बैंक ए ने एक जो एंट्री बनाई उस एंट्री में उसने इंटर ऑफिस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बाय 10,000 रुपीज। सिमिलरली बैंक बी जो है वो एक अकाउंट एंट्री उसको बनानी चाहिए इंटर ऑफिस अकाउंट में डेबिट की फॉर 10,000 रुपीज, लेकिन उनको ऐसी एंट्री नहीं मिल रही है तो वो किसी दूसरी एंट्री को जहां पर 10,000 रुपीज यूज किए गए थे जो किसी दूसरी ट्रांजैक्शन से रिलेट करता है उसको जानबूझ करके यहां से फोर्स मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट विल आल्सो रिजल्ट इनटू एन एरर। सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ एरर्स दे आर वेरी कॉमनली अकरिंग इन आवर इंटर ऑफिस ट्रांजैक्शंस, राइट? नाउ बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। आरबीआई हैज सर्टेन गाइडलाइंस एंड दीज गाइडलाइंस आर इंपॉर्टेंट। ये गाइडलाइंस आपको ध्यान होनी चाहिए। आरबीआई ने कुछ ऑब्जेक्शनल प्रैक्टिसेस बताई हैं जो इंटर ऑफिस बुक को लेकर के बैंक्स के अंदर कॉमनली देखी गई हैं और आरबीआई ने इन प्रैक्टिसेस से बचने के लिए गाइडलाइंस दी हैं। जैसे कि कैश ट्रांजैक्शंस जो कस्टमर्स की होती है उसे डिस्गाइज करना। कैश ट्रांजैक्शंस कस्टमर्स कर रहे हैं एंड दे आर पेइंग सम कैश इनटू और आउट ऑफ द बैंक, और उन ट्रांजैक्शंस को इंटर ऑफिस अकाउंट के जरिए आप डिस्गाइज करने की कोशिश कर रहे हैं।
कस्टमर की आइडेंटिटी जो है उसको वहां पर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं. सो दिस कैन बी डन इन ऑर्डर बाय द बैंक ऑफिशियल्स इन ऑर्डर टू डिस्गाइज द आइडेंटिटी ऑफ द कस्टमर. और जानबूझ के कस्टमर की आइडेंटिटी छुपाने के अलग अलग रीजन हो सकते हैं, या तो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, या कुछ इलीगल एक्टिविटीज का कुछ कैश है, या जो भी रीजन है, तो इसको आरबीआई मना करता है. नेक्स्ट, फंड्स का मिसयूज, इंटेलिजेंस इन विंडो ड्रेसिंग बाय डिस्पर्सल और पेमेंट ऑफ लोन यूजिंग दी ऑफिस अकाउंट लेजर. ऑफिस अकाउंट जनरल लेजर के थ्रू आप लोग विंडो ड्रेसिंग कर रहे हो, जानबूझकर अपने ब्रांच की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको ज्यादा दिखाने के लिए आप जानबूझकर लोन्स को डिसबर्स करने का या लोन्स की प्रॉम्प्ट रिपेमेंट का जानबूझकर वहां पर एंट्री दिखा रहे हो. तो दिस माइट आल्सो रिजल्ट इनटू सम ऑब्जेक्शनेबल प्रैक्टिस. रेफरेंस नंबर रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं किया जा रहा है. सेविंग्स एंड करंट अकाउंट और उनके ट्रांजैक्शंस को ऑफिस अकाउंट्स के थ्रू, इंटर ऑफिस अकाउंट के थ्रू रूट किया जा रहा है. तो ये भी एक गलत चीज है. आपके जो भी सेविंग्स करंट अकाउंट्स ओपनिंग होते हैं वो आपके ऑफिस के जनरल लेजर के थ्रू होने चाहिए, ना कि ऑफिस अकाउंट के थ्रू होने चाहिए. ठीक है. ऑफिस अकाउंट में डमी डेबिट्स करना और बोरोवर्स को क्रेडिट कर देना उसके हिसाब से, एंड देन रिवर्सिंग दीज एंट्रीज टू मेंटेन द स्टैंडर्ड स्टेटस ऑफ बोरोवर और टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग एनपीए. यानी कि आपके बोरोवर जो आपकी ब्रांच से लोन लेकर जा चुके हैं और वो लोन अकाउंट्स एनपीए हो चुके हैं, तो इससे आपकी ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी पर इंपैक्ट पड़ता है. तो आप जानबूझ के ऑफिस अकाउंट के अंदर डमी डेबिट कर देते हो और फिर उसका क्रेडिट रिवर्स करके दिखाते हो कि आपको पेमेंट्स हो रही हैं आपके लोन अकाउंट के अंदर और आपका लोन अकाउंट एनपीए नहीं बना है. तो दिस इज आल्सो एन ऑब्जेक्शनेबल प्रैक्टिसेस. सो ऑल दीज प्रैक्टिसेस दे आर रिटन हियर, एंड दीज प्रैक्टिसेस आप इनको समझ लीजिए कि आरबीआई के अकॉर्डिंग दीज आर ऑब्जेक्शनेबल. राइट. सो आरबीआई हैज गिवन गाइडलाइंस. व्हाट? Banks must reconcile the entries outstanding in their inter-branch accounts within a period of 6 months. 6 महीनों के अंदर अंदर आपको कोशिश करनी चाहिए आपके इंटर ऑफिस अकाउंट्स में जो भी अनरिकंसाइल्ड एंट्रीज पड़ी हैं उनको रिकंसाइल कर दीजिए. तो जो हमने टाइम लैग की बात की थी, अकॉर्डिंग टू आरबीआई टाइम लैग 6 महीनों से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. ठीक है. कोई भी ऐसी क्रेडिट एंट्रीज विच आर आउटस्टैंडिंग इन इंटर ऑफिस अकाउंट फॉर मोर देन 5 years, 5 साल से ज्यादा कुछ एंट्रीज हैं जो अनअकाउंटेड फॉर पड़ी हैं, तो उनको एक सेपरेट ब्लॉक्ड अकाउंट के अंदर आपको ट्रांसफर करना है, एंड दे शुड बी शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस. ओके. कोई भी डेबिट बैलेंस, उसके अगेंस्ट आपको एक प्रोविजन बनाने की जरूरत है. अगर इंटर ब्रांच अकाउंट में एक डेबिट बैलेंस बचा हुआ है और वो 6 महीनों से ज्यादा बचा हुआ है और आपको उसकी मैचिंग एंट्री नहीं मिल रही है, वो रिकंसाइल नहीं हो पा रहा है, तो आपका उसको प्रोविजन बनाना पड़ेगा. आपको ये बांधकर चलना पड़ेगा कि ये जो इंटर ऑफिस है आपका अकाउंट के अंदर डेबिट बैलेंस है, इसको आपको फ्यूचर में पे बैक करना पड़ सकता है. ठीक है. नेक्स्ट, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू अराइव एट द कैटेगरी वाइज पोजीशन ऑफ द अनरिकंसाइल्ड एंट्रीज. आपके इंटर ऑफिस अकाउंट्स में बहुत सारी एंट्रीज हैं जो अनरिकंसाइल्ड हैं, उनको कैटेगरी वाइज क्लासिफाई कर दीजिए. कुछ एंट्रीज चेक्स को लेकर हो सकती हैं, कुछ एंट्रीज आपके ड्राफ्ट्स को लेकर हो सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट्स को लेकर हो सकती हैं, ट्रैवलर्स चेक्स को लेकर हो सकती है, इंटर अकाउंट जो आपके कैश ट्रांसफर होते हैं उसको लेकर के हो सकती है. तो ये सारी अकॉर्डिंग टू देयर टाइप, अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी, दीज एंट्रीज दे हैव टू बी सेग्रीगेटेड. ठीक है. और ये सारी एंट्रीज जो 6 महीने से ज्यादा पेंडिंग है, इनको आप सेग्रीगेट करिए और उनका 100% जितना आपका टोटल अमाउंट आपका बचा हुआ है अनरिकंसाइल्ड है, उतना अमाउंट आप अपने पास अलग से एक एसेट बचा करके रखिए कि आप उसको पेमेंट करने में फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं. डिमांड ड्राफ्ट्स के लिए बैंक्स की एक अलग गाइडलाइन है कि डिमांड ड्राफ्ट्स का जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको अलग से इंटर ऑफिस अकाउंट के अंदर आपको देखना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो आपकी डिमांड ड्राफ्ट्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इंटर ऑफिस अकाउंट को इंपैक्ट करती हैं और इसके अंदर फ्रॉड करने का स्कोप जो है ज्यादा होता है. फ्रॉडुलेंट डिमांड ड्राफ्ट्स बैंक के अंदर जो है अक्सर पेश किए जाते हैं पेमेंट के लिए और बैंक्स उनको पे कर देते हैं. सो इन ऑर्डर टू चेक दैट देयर आर नो fraudulent transactions happening in the name of demand drafts, you have to make a separate category of demand drafts issued और उनका reconciliation weekly interval के ऊपर करो. हफ्ते के अंदर देखो कि जितने डिमांड ड्राफ्ट की डेबिट एंट्री इंटर ऑफिस के अंदर हुई है उतनी क्रेडिट एंट्री हुई है या वैसे वर्सा या नहीं. ठीक है. सो रिकंसिलिएशन होती कैसे है? इसका एक सिंपल सा तरीका होता है. जो लार्ज बैंक्स होते हैं उनके अंदर एक डेजिग्नेटेड ऑफिस होता है और उस डेजिग्नेटेड सेंट्रलाइज्ड ऑफिस के अंदर ही रिकंसिलिएशन वर्क्स को देखा जाता है. ये सेंट्रलाइज्ड जो ऑफिस है वो इंटर ऑफिस अकाउंट के रेगुलरली मेंटेन करता रहता है, उसको चेक करता रहता है कि इसके अंदर कोई भी अनरिकंसाइल्ड एंट्रीज ना बने, क्योंकि आजकल सारा काम कंप्यूटराइज्ड हो रहा है. सो मोस्ट ऑफ द बैंक्स दे हैव सेंट्रलाइज्ड दिस रिकंसिलिएशन वर्क एट द आईटी डिपार्टमेंट एट द हेड ऑफिस. तो हेड ऑफिस का जो आईटी डिपार्टमेंट है वो ज्यादातर इस रिकंसिलिएशन के काम को देखेगा. आपका जो बैंक है उसकी जो एनुअल स्टेटमेंट है वो इस सेंट्रलाइज्ड ऑफिस में भेजी जाएगी और वहां पर आपका जो सेंट्रलाइज्ड ऑफिस है वो सारी
स्टेटमेंट को, सारे ब्रांचेस से आई हुई स्टेटमेंट्स को आपस में मैच करेगा और देखेगा कि कोई एंट्री हमारी बची हुई है नहीं बची हुई है। इसमें टाइम लैग, मैनुअल एरर, फ्रॉड्स, इनकी जो डिटेक्शन है वो भी वहां से हो जाती है। सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 10। ऑल्दो दिस चैप्टर डज नॉट हैव टू मच टेक्निकल टॉपिक्स, यहाँ पर ज्यादातर जो चीजें हैं थ्योरेटिकल हैं, और उनको एक बार आप समझ लेंगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन को आंसर करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। सो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।